हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट सेशन में हमने 1935 का एक्ट किया एंड इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आज हम चेक करेंगे। पहले हम इसके कॉजेस करते हैं, फिर इसकी मेन प्रोविजंस करेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसकी क्या क्या मेन प्रोविज़न और फीचर्स थे। तो जो कॉजेस हैं कि जिस वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, जिस वजह से ब्रिटिशर हैं जो इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट है उनको पास करना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। 1939 से लेकर 1947 तक जो 1935 का एक्ट था वो पास हो जाता है। इसके बाद 1937 में इलेक्शंस होती हैं जिसमें जो कांग्रेस पार्टी है इसको मेजॉरिटी मिलती है। 8 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी एंड जो 3 प्रोविंसेस हैं उसमें वो मुस्लिम लीग के कोऑपरेशन के थ्रू वो अपनी सरकार बनाते हैं। इस तरह इसमें क्या होता है, कांग्रेस की डोमिनेंस होती है। एंड उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है सितंबर 1939 में। तो इसके बाद जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर को जो इंडियन था उनका साथ चाहिए था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, अगर इंडियन साथ न देते वो इस वॉर में हार जाते। इसीलिए ब्रिटिशर यही चाहते थे कि इंडियन हैं, इंडियन की हम डिमांड्स फुलफिल कर देंगे, पहले आप हमको फुल कोऑपरेशन दो। लेकिन इस टाइम जब हमने कोऑपरेशन की बात की तब हमने कहा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी उसके इमीडिएटली आपको इंडिया को एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस देनी है। लेकिन ब्रिटिशर ने ये बात डिनाई कर दी। तो इसके बाद क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी है वो रिज़ाइन करना शुरू कर देती है। वो कहती है हम आपका साथ नहीं देंगे एंड हम जो आपने हमको पोजीशन दी है हम इसका बॉयकॉट करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो क्या करती है, 22 दिसंबर 1939 को इसी डे को सेलिब्रेट करती है एज अ डे ऑफ डिक्लेरेंस, जिसमें वो कहते हैं जो कांग्रेस है, कांग्रेस की इनजस्टिस है, इससे हमको फ्रीडम मिलती है। तो इस तरह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, कांग्रेस का रिज़ाइन होता है, उसके बाद हमारा कोऑपरेशन नहीं मिलता है। तो ब्रिटिशर को समझ आ गया कि उनको हमारा कोऑपरेशन चाहिए। इसीलिए अगस्त में एक ऑफ़र आती है जिसको अगस्त ऑफ़र कहा जाता है 1940 में, जिसमें वो कहते हैं आप चाहते हो कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, हम आपको आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने की फ्रीडम देते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। लेकिन क्या कंडीशन इम्पोज करते हैं कि जो भी कंडीशंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे इसमें जो मिनॉरिटी क्लास है इसकी अप्रूवल चाहिए। अगर मिनॉरिटी अप्रूव नहीं करेगी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ब्रिटिशर हैं आज तक किसी की बात नहीं मानी, अब वो मिनॉरिटी के साथ खड़ जाते हैं। इस डिमांड को जो कांग्रेस है वो डिसअप्रूव कर देती है। लेकिन अब ब्रिटिशर को साथ चाहिए था। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन है वो इंडिया में आता है, क्योंकि इस टाइम जापान है, जापान क्या करता है, म्यांमार बर्मा में अपना कंट्रोल कर लेता है, और सेकंड में जो सिंगापुर मलेशिया है इसमें भी कंट्रोल कर लेता है। तो वो क्या करते हैं, एक मिशन भेजते हैं जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है 1942 का, जिसमें वो कहते हैं हम आपको डोमिनेंट स्टेटस है इसकी स्टेटस देंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतने सालों में जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई थी। हम डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड कब कर रहे थे, जब 1935 का एक्ट है इस एक्ट को लॉन्च किया गया था, तब हम चाहते थे हमको डोमिनेंट स्टेटस दे। लेकिन इतने सालों में हमने डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड नहीं की, अब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब हम चाहते थे हमको इंडिपेंडेंस दे, लेकिन जो ब्रिटिशर हैं हमको इंडिपेंडेंस देने को मान नहीं रहे थे। तो जो क्रिप्स मिशन है वो भी फेल हो जाता है। इन बिटवीन क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद जो वेवल है, वेवल प्लान आता है। वेवल उस टाइम
हमारे कंट्री के वाइसराय थे। एंड इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। वेवल प्लान क्या कहता है कि एक नई न्यू फॉर्म ऑफ काउंसिल है, उसको हम फॉर्म करेंगे। जो नई काउंसिल होगी वो वाइसराय की काउंसिल होगी। उस काउंसिल में सभी के सभी इंडियंस होंगे, कोई भी फॉरेनर नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ कि इंडियन को हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इंडियन जो चाहें अपने लिए वो लॉ है वो लॉ पास करवा सकते हैं। जो फॉरेन अफेयर मैटर्स है, डिफेंस है, हम जे भी उस काउंसिल को दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। इस तरह बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है जिसमें हम एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगते हैं। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में आता है, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। तो अब कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन क्या करता है, वो भी इंडियन को शांत करने के लिए इंडिया में आता है। तो वो अपनी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है इन मई 1946 में, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी डिमांड्स हैं इसको फुलफिल करेंगे। तो उसकी फुलफिल करने के लिए हम क्या चाहते थे कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो, जिसमें हम अपने इंडिया के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो वो कहते हैं जो आप चाहते हो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया वो भी फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि 35 के एक्ट के थ्रू फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया है, इसको फॉर्म तो किया जाता है लेकिन ये रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि जो कंडीशंस इम्पोज की थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं करती हैं और फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो वो कहते हैं जो आप चाहते हो फेडरेशन ऑफ इंडिया हम इसको फॉर्म करेंगे। जो आप डिमांड कर रहे हो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सभी के सभी मैटर्स आपको देंगे और वो किसको दिए जाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस मैटर हैं, वो प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जे भी इस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि वो अपने देश के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूट है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सके। अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसकी इलेक्शन जुलाई 1946 में होती है। इसमें अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होती है इसमें जो नेशनल कांग्रेस है वो ही मेजॉरिटी में आती है। तो उसके बाद जो मेजॉरिटी में कांग्रेस थी उसमें जो मुस्लिम लीग है अब इसका बायकॉट करना स्टार्ट कर देती है। तो बायकॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मुस्लिम लीग जो इलेक्शन होती है इन जुलाई 1946 में, इसमें क्या था, डिफरेंट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दी गई थी और इसमें 78 सीट्स थी वो मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी गई थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग हैं ओनली एंड ओनली 73 सीट्स हैं वो ही विन करती है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 99 सीट्स हैं इसको विन कर लेती है। तो मेजॉरिटी किसकी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो जाती है। तो अब जो मुस्लिम लीग है इसको लगता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम्स हैं इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे, जो हम कहेंगे वो बात भी जे नहीं मानेंगे, तो वो इसका बायकॉट कर देते हैं। एंड जे भी कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको दोबारा से बनाना चाहिए, जिसमें मुस्लिम लीग है इसकी अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जे पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बाद में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जे कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह मुस्लिम लीग है इसको बायकॉट कर देती है। एंड उसके बाद जो जुलाई में इलेक्शन होती है जिसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी आती है, तो जे एक दिन डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो जो मुस्लिम लीग है जो डायरेक्ट इलेक्शन डे डिक्लेयर करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड है,
वो होता है जिसमें जो इनोसेंट पीपल्स हैं इनको मारा जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अब क्या होता है, रिलीजन के नाम पर लोगों को मारा जाता है। तो रिलीजियस राइट्स होती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज हैं इनका मर्डर कर दिया जाता है, और बाद में जो हिंदूज हैं वो मुस्लिम का मर्डर कर देते हैं। जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, अब पॉलिटिक्स की वजह से आम लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में मार रहे हैं। तो जो रिलीजियस राइट्स थी वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स की वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से आपस में कम्युनल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं हो जाती हैं, जिसमें बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, जिसमें आम लोग हैं, आम लोगों को मारा जाता है, जो वुमेन हैं इनका रेप किया जाता है, चिल्ड्रन हैं इनको मार दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक कंडीशन हो जाती है। एंड उसके बाद द इन टर्म गवर्नमेंट सितंबर 1946, जब जो इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि एक समझौता हो जिसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लीग हैं एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है इन टर्म गवर्नमेंट बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो पहले जुलाई अगस्त सितंबर तक कोई भी जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बाद में क्या करती है, इन टर्म गवर्नमेंट बना लेती है। तो 21 सितंबर 1946 को इन टर्म गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग है उसके मेंबर्स भी होती हैं। तो मुस्लिम लीग क्या करती है, जो इन टर्म गवर्नमेंट थी इसकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो इन टर्म गवर्नमेंट है इसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो एक टाइम जी सिचुएशन आ जाती है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं उस टाइम के जो वाइसराय थे उन वाइसराय को कहती है कि जो मुस्लिम लीग हैं हमको वर्क नहीं करने देती है, आप इनको फोर्स करें कि जे रिज़ाइन दे दे। तो मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट बन गई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इसमें भी आपस में कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इस सिचुएशन में अब ब्रिटिशर क्या करता, ब्रिटिशर की जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी वर्स्ट है, जो हमको कंट्रोल कर रही है वो भी सिचुएशन वर्स्ट है। तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो एक पॉइंट बनता है द वीक पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है इसकी पोजीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन चली जाती है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट होता है, जिस वजह से अब जो इंडिया को कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। तो इस वजह से वो डिसीजन लेती है कि जो इंडिया की सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन है, वो हमको ये कह रही है कि इंडिया को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस राइट्स हो रही हैं। जो ये कहते थे हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो एक इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसिज्म होता है कि ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर इंडिया में अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वजह से ही रिलीजियस राइट्स हो रही हैं एंड इनकी वजह से इनोसेंट पीपल हैं इनका मर्डर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटली, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। तो जो इनका डिक्लेरेशन होता है जो उनकी पार्लियामेंट में जाता है, तो मिस्टर अटलीस डिक्लेरेशन ऑन 20 Feb 1947, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडिया को फ्रीडम देंगे। कब तक? 30 जून 1940 तक हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, जितनी भी पावर्स हैं हम इंडिया को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर क्या करते हैं, ब्रिटिशर विड्रॉल की एक डेट है उसको फिक्स कर देते हैं। अब तक जो ब्रिटिशर हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, अब उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी 30 जून 1948, लेकिन वो इससे पहले 15 अगस्त 1947 को ही इंडिया को इंडिपेंडेंस देकर चले जाते हैं। तो उन्होंने डेट फिक्स क्यों की थी? क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है एंड मुस्लिम लीग है इनमें कोई भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, और इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वर्क नहीं कर पा रही थी, इंटर्म गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम इस सिचुएशन में आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि आप
अपना डिसीजन खुद ले लो, आपने क्या करना है, हम आपको लास्ट डेट दे रहे हैं, तो इस टाइम तक आपको कोई ना कोई अपने लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। जो ब्रिटिशर ने हमारे इंडियन में जो बेस बोए थे डिवाइड एंड रूल के, वो डिवाइड एंड रूल के बेस हैं वो उग चुके थे। अब वो एक बात पर नहीं मान रहे थे, पार्टीशन है, पार्टीशन को वो कंपलसरी बना देते हैं, तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो वो कहते हैं हम इस स्टेट तक इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, इवन इफ The people of India had not agreed on the Constitution। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पर एग्री नहीं होते तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें जो मुस्लिम लीग है बायकॉट करी है, अगर करती है करने दो, हम इसमें अब और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब आपका खुद का डिसीजन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है एंड मुस्लिम लीग है, जे आपस में मिलकर फुली रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहती है तो करे, अगर नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, वो पार्टीशन का डिक्लेरेशन कर देते हैं। वो कहते हैं हम जितने भी यूनिट्स हैं हम इनको फ्रीडम देकर चले जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो कह रहे हैं इफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव, मीनिंग इसमें जो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है आपस में मिलकर अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी, तो जो पावर्स हैं पावर्स किसको ट्रांसफर की जाएंगी, वुड बी ट्रांसफर टू पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको एंड जो मुस्लिम लीग है इसको हम जो भी पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम वेट नहीं करेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है या नहीं हुआ, आपने आपस में मिलकर बनाया है या आपने अलग अलग बनाया है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने जो पार्टीशन है इसको डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्या था, अब मिस्टर अटली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया हम इंडिया की पार्टीशन कर देंगे, तो इसके लिए वो लॉर्ड माउंटबेटन को एक प्लान के साथ इंडिया में भेजते हैं, जिससे वो कहते हैं आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सल्यूशन निकालिए। तो ही मेड द लीडर्स टू एग्री विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको मना लेते हैं कि जो पार्टीशन है जी होगी ही होगी। तो इसमें सभी मिनिस्टर्स हैं सभी लीडर्स हैं मान जाते हैं एंड वो 3 जून 1947 को एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें वो कहते हैं इंडिया को हम 15 अगस्त को अपनी सभी पावर्स हैं ट्रांसफ़र कर कर चले जाएंगे। और इसमें क्या होगी, इसमें जो भी पावर्स हैं इस पावर्स को इंडिया कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह पावर्स को डिवाइड किया जाता है। एंड जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है 18 जुलाई 1947 को एक्ट पास कर देती है जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी कहा जाता है। तो जो एक्ट पास किया गया था इसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं, फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनेंस। 2 डोमिनेंस कौन से हो गए, एक हो गया इंडिया और सेकंड हो गया पाकिस्तान। अभी तक डोमिनेंस कह रहे हैं क्योंकि अभी तक 1935 का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग होगी। देन प्रिंसली स्टेट्स थे वुड बी फ्री टू ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट। उन्होंने कह दिया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको हम फ्रीडम देते हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी अपनी मर्जी। अगर जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो 600 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स से इनको फ्रीडम दे दी कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। एंड द राइट टू लीव द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस थी अगर वो कंट्रीज़ को छोड़ना चाहती है वो छोड़ सकती है, लेकिन इंडिया ने आज तक नहीं इसको छोड़ा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर गिवन द पावर टू मेक लॉस। तो उन्होंने कहा जो भी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को दी जाती हैं वो अपने लिए खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, अपने देश को रन करने के लिए लॉ बनाएंगी। दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया के लिए भी बनती है, एक पाकिस्तान है उसके लिए भी बनाई जाती है। देन द ब्रिटिश ट्रीटीज ओवर द इंडियन डोमिनेंस केम टू एन एंड। जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने इंडियन डोमिनेंस पर जो भी ट्रीटीज की थी, जो ट्रीटीज हैं जो इन्फोर्स में आना
बंद हो जाएंगी एंड राइट टू अपॉइंट सेपरेट गवर्नर जनरल। तो उन्होंने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान अपने सेपरेट गवर्नर जनरल है, इनको अपॉइंट कर सकता है, या फिर कॉमन गवर्नर जनरल है, इसको भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स would be run according to the Government of India Act 1935 until new constitution formed। तो जो 1935 का एक्ट है कब तक चलता है? जब तक इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म नहीं होता है। एंड लास्ट वन इज जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने सभी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी, ब्रिटिशर का रूल ख़त्म हो गया और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी इसके थ्रू वो वर्क कर रहे थे, इसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ये पोस्ट भी ख़त्म कर दी। तो ये मेन प्रोविज़न है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के, जिसके थ्रू हमको फ्रीडम मिलती है, जिसके थ्रू 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान है जो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो इस तरह इसकी मेन कॉजेस एंड प्रोविज़न है। आज हमने इस सेशन वो किया, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या कॉजेस थे। होप सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।